नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा साइंस और टेक से संबंधित जो भी पोर्शन है वो वीडियो के एग्जाम से हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो में हम करंट को साथ में अपडेट कर पड़ेंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अंतरिक्ष मिशन और विकास किस प्रकार से हुआ है भारत के अंतर्गत, और रॉकेट और लॉन्च व्हीकल कौन कौन से हैं। उसके बाद हम नेविगेशन प्रणाली के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम इसरो के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम टेलीकम्युनिकेशन और साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है थोड़ा बहुत उसके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप है उसके अंतर्गत कौन कौन सी कंपनियां वो काम कर रही है। तो देखिए कि भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप है उसके अंतर्गत एक कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस, जो चेन्नई के अंतर्गत स्थित है। कौन सी? अग्निकुल कॉस्मोस। तो इसके द्वारा क्या क्या संचालित किया जा रहा है। तो देखिए कि जो पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है वो इस कंपनी द्वारा बनाया गया है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा, जो चेन्नई में स्थित है। और जो पहला 3D जो रॉकेट इंजन है इसका जो परीक्षण है वो अग्निबाण सॉर्टेड, यानी पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है उसका नाम क्या है, अग्निबाण सॉर्टेड है। और इसको निजी लॉन्च पैड है जो धनुष श्रीहरिकोटा के अंतर्गत उससे इसे लॉन्च किया गया था, और इसमें IIT मद्रास का भी साथ में योगदान है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो अग्निकुल कॉस्मोस है चेन्नई के अंतर्गत स्थित है, और इसने क्या किया कि पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है वो तैयार किया था जिसका नाम क्या है, अग्निबाण सॉर्टेड है। और इसे कहाँ से लॉन्च किया था, तो धनुष श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया, और IIT मद्रास है वो इसमें सहयोगी है। उसके बाद अगली कंपनी है ध्रुव स्पेस। वो कहाँ पे है, तो ये हैदराबाद के अंदर स्थित है। और इसका जो पहला वाणिज्यिक मिशन है उसका नाम है लीप 1, और इसको जो प्रक्षेपण किया गया था इसका तो वो फाल्कन 9 रॉकेट से किया गया था, जो स्पेस एक्स कंपनी का वो प्रशिक्षण यान है। तो लीप का आप ध्यान रखेंगे। जो लीप है वो मैं आपको बता देता हूँ, LEAP। तो लीप में इसकी फुल फॉर्म होगी लो एमिशन और एनालिसिस प्लेटफॉर्म। ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि लीप की फुल फॉर्म है वो क्या है, लो एमिनेशन एनालिस्ट प्लेटफॉर्म, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। और इसे जो फाल्कन 9 है स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। उसके बाद अगली कंपनी है तारा, जो बेंगलुरु के अंतर्गत स्थित है, और पहला वाणिज्यिक निगरान अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह जो इसके द्वारा स्कॉट है वो छोड़ा गया था तारा बेंगलुरु के द्वारा। और इसका उद्देश्य है वो क्या है कि ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के लिए अंतरिक्ष में कैमरे की तरह ये काम करेगा। अब हम देखेंगे कि प्रमुख भारतीय मिशन है वो कौन कौन से हैं, वो भी आप इस वीडियो में देख लीजिए। कि चंद्रयान कार्यक्रम की बात करें तो जो पहला चंद्रयान था जो वो कब छोड़ा गया था, वो 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा गया था, और ये सिर्फ ऑर्बिटर मिशन था। उसके बाद चंद्रयान 2 है वो 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था, और ये GSLV नहीं है यहाँ पे, GSLV है यहाँ पे, ये ध्यान रखेंगे। ये कब, ये GSLV एम के थर्ड जो वो हमारा प्रेक्षण यान है उससे छोड़ा गया था। और ये ऑर्बिटर के साथ इसमें लैंडर और रोवर भी थे। तो लैंडर का नाम ये आप जरूर ध्यान रखेंगे कि लैंडर विक्रम था और रोवर है वो प्रज्ञान था। ये चंद्रयान 2 की कहानी है। उसके बाद चंद्रयान 3, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। इसे कब लॉन्च किया गया था, तो इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और इसे किस यान से प्रक्षेपित किया गया था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, LVM3 और M4, जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। LVM3 M4 से इसे छोड़ा गया था। उसके बाद जो तीनों चंद्रयान है जहाँ पे उन्होंने लैंडिंग किया उनसे संबंधित कुछ मार्किंग है वो भी ध्यान रखेंगे। जो पहला चंद्रयान था उसे संबंधित जो मार्किंग चिन्ह है उसे ज्वार पॉइंट दिया गया था, और दूसरा जो चंद्रयान जहाँ पे लैंडिंग स्थल है उसे तिरंगा पॉइंट दिया गया था, और ये तीसरा वाला है ये शिव शक्ति पॉइंट इसे दिया गया था जहाँ पे चंद्रयान 3 है लैंड किया था। और ये चंद्रयान 3 है ये दक्षिण ध्रुव के ऊपर 23 अगस्त को लैंड किया था। तो इसी में हम 23 अगस्त है उसको अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है वो घोषित किया है हमने 23 अगस्त को। जो चंद्रयान 3 है उसको जो लैंडिंग हुई थी वो कब हुई थी, 23 अगस्त की। तो हमने 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस है वो घोषित किया है। कब किया है ये आप ध्यान रखेंगे कि 23 अगस्त है उसे हम अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस बार हमने जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है 2025 में जो मनाए हैं उसकी थीम है वो आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो थीम है वो है आर्यभट्ट से गगनयान, आर्यभट्ट से
गगनयान। ये आप इतनी तो जरूर में ध्यान रखेंगे। इसके बाद है कि प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक, यानी जो 23 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था, उसकी थीम है आर्यभट्ट से गगनयान और प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक। ये 23 अगस्त से जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है उसकी थीम थी इस बार की। उसके बाद अगले मिशन है जो सूर्य मिशन है आदित्य L1, और ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये चंद्रयान के बाद में लॉन्च किया गया था 2 दिसंबर 2023 को। और इसे किससे लॉन्च किया था? तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, PSLV शीर्षस्थान से इसे लॉन्च किया गया था। PSLV शीर्षस्थान से लॉन्च किया है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किससे लॉन्च किया गया, कौन सा यान था, ये आप जरूर से ध्यान रखेंगे, क्योंकि पिछली बार जो वीडियो की एग्जाम हुई थी तो यहाँ से क्वेश्चन बना था। और ये L1 बिंदु जो है लांगराज पॉइंट से बोलते हैं, ये कब पहुंचा था उस पे? तो ये 6 जनवरी 2024 को इस जगह पे L1 पॉइंट पे ये पहुंचा था। तो सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 को किससे लॉन्च किया गया था? तो PSLV शीर्षस्थान से लॉन्च किया गया था। उसके बाद अगला मिशन है MOM यानी मंगलयान। तो मंगलयान के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि ये पहले अंतरिक्ष मिशन है, यानी जो पहले कोई ग्रह पे जो छोड़ा गया मिशन है, ये पहला मिशन था मंगलयान। इसे कब लॉन्च किया गया था? तो इसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। और भारत है वो अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पे पहुंच गया था, ऐसा करने वाला पहला देश बना था। इसके बाद अगला मिशन है EOS-09। तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, ये लेटेस्ट मिशन है जिसे EOS मानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था ये। और इसे कब लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया था 18 मई 2025 को। और इसे किससे लॉन्च किया था? ये भी आप ध्यान रखेंगे, PSLV C59 से लॉन्च किया गया था। PSLV C59 से लॉन्च किया गया। और ये इसरो का 101वां मिशन था जो एचपल हो गया था। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, एग्जाम में निश्चित क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि जो 101वां मिशन है वो इसरो का एचपल रहा था। इसे किससे लॉन्च किया गया था? तो PSLV C59 से लॉन्च किया गया था और ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था। इसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जो हमारे मिशन चल रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है निसार। तो निसार के अंतर्गत कौन कौन सी एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं? तो ये जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा और प्लस में भारत का इसरो है, ये दोनों मिलकर इस मिशन को लीड कर रहे हैं। और इसरो और नासा दोनों के नाम से संयुक्त मिशन बनाया गया है जिस निसार नाम दिया गया है। और इसका उद्देश्य है कि पृथ्वी अवलोकन किया जाए, सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी पृथ्वी का है वो अवलोकन इसमें किया जाएगा। और इसे जो उपग्रह है इसको कहाँ छोड़ा जाएगा? तो ये सूर्य तुल्यकालिक कक्षा है जिसे हम दूरीय कक्षा या फिर लियो बोलते हैं, उस कक्षा में इसे प्रक्षेपित किया जाएगा। और 30 जुलाई 2025 को इसे छोड़ा गया था श्रीहरिकोटा, जो हमारा अंतरिक्ष यान स्पेस सेंटर है वहां से इसे छोड़ा गया था। और कौन सा यान था ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, तो निसार को GSLV F16 से इसे लॉन्च किया गया था। GSLV F16 से निसार मिशन को लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। उसके बाद अगला है चंद्रयान 5। तो चंद्रयान 5 है जिसे लुपेक्स मिशन के नाम से भी जाना जाता है। जो ये चंद्रयान है लुपेक्स मिशन इसे नाम दिया गया है। तो इसमें सहयोगी देश कौन सा है? जापान है, जिसकी जो स्पेस एजेंसी है वो कौन सी है? जाक्सा। तो जापान और इंडिया का इसरो है, इसका ये संयुक्त मिशन रहेगा लुपेक्स मिशन, जिसमें रोवर है वो भारत भेजेगा और जो लैंडर है वो जापान भेजेगा। और इसे कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये 2028 तक इसे लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद में अगला मिशन है मेगाट्रॉपिक्स। तो मेगाट्रॉपिक्स है ये भारत और फ्रांस का संयुक्त मिशन है, जिसका उद्देश्य क्या है? जल चक्र, ऊर्जा विनिमय और उसका अध्ययन करना इसका उद्देश्य रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि जो मानव अंतरिक्ष उड़ान है वो उससे संबंधित क्या क्या हमने प्रयास किए हैं। तो मानव अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित पहला है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान एनालॉग मिशन, जिसे लद्दाख में हाल ही में लद्दाख में परीक्षण किया गया था इसका, और इसका संचालन अभी इसरो ने किया था। इसका उद्देश्य क्या है कि लंबी अवधि की जो मानव अंतरिक्ष उड़ानें हैं उनमें क्या क्या चुनौतियां आती हैं, उन चुनौतियों का अध्ययन करने के लिए इसको लद्दाख में एक एनालॉग मिशन के रूप में इसका परीक्षण किया गया था। इसके बाद अगला मिशन है एक्सियोम मिशन, एक्सियोम 4। ये इसमें भारतीय यात्री जो कैप्टन ग्रुप कैप्टन है उसके वो कौन थे? सुभांशु शुक्ला थे। और USA, पोलैंड, हंगरी 3 देश और थे इसमें, जिनका एक यात्री गया था। और एक भारतीय कौन थे? सुभांशु शुक्ला थे, जो लखनऊ UP से हैं। और इसका लॉन्च कब किया गया था एक्सियोम 4 को? तो 25 जून 2025 को फाल्कन 9 रॉकेट है जो स्पेस एक्स कंपनी का, इसे लॉन्च किया गया था। और ये जो चारों यात्री हैं ये 14 दिन ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर रहे थे। और ये 25 जून को गए थे ये, और 14 जुलाई को ये वापस पृथ्वी पर लौट कर आए थे। और फाल्कन 9 जो रॉकेट है किसका? स्पेस एक्स कंपनी का, इसके ड्रैगन कैप्सूल से ये गए थे। ये भी आप ध्यान रखेंगे
कौन से कैप्सूल से, ड्रैगन कैप्सूल से ये गए थे। तो XM4 मिशन है, इसमें जो भारतीय यात्री हैं, ग्रुप कैप्टन थे इसके कौन, शुभांशु शुक्ला, और ये लखनऊ यूपी के। और हाल ही में जो ये शुभांशु शुक्ला हैं, इनको विकसित भारत बिल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि विकसित भारत बिल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो कैप्टन शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत बिल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर वो बनाया गया है। इसके बाद में अगला मिशन है गगनयान। तो गगनयान क्या है कि ये पहला भारतीय मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा जिसमें 3 सदस्य हैं वो जाएंगे। और लेकिन अभी जो गगनयान है ये पहला मानव रहित परीक्षण किया जाएगा इसमें, जिसको दिसंबर 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा गगनयान को। इसमें क्या है कि एक रोबोट जाएगा, व्योममित्र रोबोट होगा, इसका नाम क्या होगा, व्योममित्र रोबोट होगा, जो ये दिसंबर 2025 में जाएगा। अगर ये सफल रहता है तो उसके बाद में पहला भारतीय मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा जिसमें 3 सदस्य हैं, उनको गगनयान के लिए भेजा जाएगा। और ये मिशन कब लॉन्च किया जाएगा, ये किया जाएगा 2027 के अंतर्गत। लेकिन अभी जो व्योममित्र है, ये एस्ट्रोनॉट प्रोटोटाइप, ये क्या है कि एक रोबोट है, इसको दिसंबर 2025 में भेजा जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हाल ही में रॉकेट और लॉन्च व्हीकल हैं वो कौन कौन से हैं। तो भारतीय रॉकेट 2 लॉन्च व्हीकल हैं, एक तो PSLV है, एक GSLV है। तो देखिए जो PSLV C55 है और एक PSLV C56 है, इन दोनों से जो मिशन भेजे गए थे, ये दोनों मिशन सिंगापुर के थे। तो 55 से टेली और मिशन था और 56 से डिसार मिशन था। तो 55 और 56 से दोनों के दोनों मिशन किस देश के थे, तो ये सिंगापुर के थे। फिर उसके बाद PSLV C57 जो आदित्य L1 था, जो सूर्य से संबंधित था, L1 पर हमने लैंड किया था, तो वो मिशन कौन सा था, आदित्य L1, जो PSLV C57 से लॉन्च किया गया था। तो फिर उसके बाद अगला है PSLV C58 जो एक्सपोसेट है, ये इसे लॉन्च किया गया था PSLV C58 से। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे PSLV 58 तक हमने देख लिया है। तो PSLV C59 है, उससे हमने क्या किया था, तो जो प्रोबा 3 उपग्रह है यूरोपियन एजेंसी का, इसे हमने लॉन्च किया गया था। और ये कब लॉन्च किया था हमने, तो ये हमने किया था 5 दिसंबर 2024 को इसे लॉन्च किया था। PSLV C59 प्रोबा 3 उपग्रह 5 दिसंबर 2024 है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला है PSLV C60 जो स्पेस डेक्स मिशन है, डॉकिंग अनडॉकिंग वाला मिशन है, ये हमने PSLV C60 से लॉन्च किया था। उसके बाद में अगला है PSLV C61 जो EOS-09 वाला मिशन है, ये 101वां मिशन था इसरो का। और ये क्या रहा था, बल रहा था, जिसे हमने कब लॉन्च किया था, तो इसे हमने 18 मई 2025 को लॉन्च किया था। PSLV C61 EOS-09 मिशन जो बल रहा था। उसके बाद में हम डॉकिंग अनडॉकिंग वाला है, उसके अंदर क्या है कि इसे स्पेस डेक्स मिशन के नाम से हमने नाम रखा था इसका। और ये किससे लॉन्च किया था, इसे हमने PSLV C60 से लॉन्च किया गया था। और जो डॉकिंग अनडॉकिंग क्षमता वाला भारत है वो चौथा देश बना था विश्व के अंतर्गत। और फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो भारत से पहले कौन कौन से देश हैं, USA, रूस और चीन, 3 देश ये हैं, और चौथा देश है वो भारत बना था। लेकिन फर्स्ट ग्रेड में आया था उसमें जर्मनी दे रखा था, तो जर्मनी वो उसमें गलत हो जाएगा। और USA, रूस और चीन है, ये 3 देश हैं जिन्होंने डॉकिंग अनडॉकिंग यानी 2 उपग्रहों को स्पेस के अंतर्गत आपस में अटैच करना और उन्हें अलग करना, ये प्रक्रिया भारत ने सफल की थी। PSLV C60 से लॉन्च किया गया था और भारत है वो चौथा देश बना था। उसके बाद में आप ध्यान रखेंगे GSAT 24 या N2 जो सबसे उन्नत संचार उपग्रह है, इसे लॉन्च किया था। और ये एरियन स्पेस कंपनी है जो फ्रांस की कंपनी है, इसे हमने लॉन्च किया था। उसके बाद हम देखेंगे जो प्रमुख देश हैं उनमें कौन कौन सी नेविगेशन प्रणाली है। तो विश्व के नेविगेशन सिस्टम कौन कौन से हैं, तो भारत का है वो IRNSS नाविक है, और USA का GPS है। तो GPS हम ज़्यादा चर्चित मानते हैं, तो आप GPS से समझ गए होंगे कि इसी प्रकार से अन्य देशों के हैं ये वर्क करते हैं GPS की तरह ही। तो भारत का अपना स्वदेशी सिस्टम है वो कौन सा है, वो है IRNSS, ये जिसे हम नाविक भी बोलते हैं। रूस का ग्लोनास हो गया, चीन का बेइडू हो गया, और जापान का QZSS हो गया, और जो यूरोपियन एजेंसी है उसका गैलीलियो हो गया। तो आप ये जरूर ध्यान रखेंगे, मिलान करने वाला क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि कौन से देश का कौन सा नेविगेशन सिस्टम है, तो ये आप जरूर से ध्यान रखेंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, जो GPS सिग्नल है, GPS सिग्नल है ये पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 1/15 सेकंड लेता है।
1/15 सेकंड है वो समय लेता है। 1/15 सेकंड का मतलब है 0.07 सेकंड। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जीपीएस सिग्नल है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना समय लेता है, तो 1/15 सेकंड या फिर 0.07 सेकंड है वो समय लेता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि पृथ्वी की कक्षाएं वो कौन कौन सी हैं, ये भी हम देख लेते हैं। तो पहली है LEO, जिसे क्या बोलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, और ये पृथ्वी से 200 से 2000 किलोमीटर तक है वो लियो होती है। और इसके अंतर्गत पृथ्वी अवलोकन जासूसी उपग्रह हो गए, ये इस कक्षा के अंतर्गत उपग्रह हैं वो छोड़े जाते हैं, जिन जो ध्रुवीय या सूर्य तुल्यकालिक कक्षा है वो भी कहलाती है। उसके बाद है MEO, इसे हम मिडल अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। ये 2000 से 35,786 किलोमीटर तक होती है। और जो नेविगेशन सिस्टम हमने देखे थे ये सभी के सभी MEO के अंदर छोड़े जाते हैं, जीपीएस वाले। लेकिन भारत वाला जो है IRNSS, ये जो इससे ऊपर वाली कक्षा है GEO या फिर GSO या जियो सिंक्राइज या फिर जियो स्टेशनरी, इसके अंतर्गत है वो छोड़ा गया है, जो 36,000 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर होती है। और संचार और मौसम उपग्रह ये यहाँ पे संचालित किए जाते हैं। लेकिन जो भारत वाला नाविक जो नेविगेशन सिस्टम है वो इसके अंतर्गत है। और अन्य देशों के जो भी नेविगेशन सिस्टम वाले उपग्रह हैं वो MEO के अंतर्गत हैं, लेकिन भारत वाला है वो GEO के अंतर्गत है। ये अपवाद है, ये आप जरूर से ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जीपीएस की विशेषताएं, तो हम बता देते हैं कि जीपीएस की विशेष वो जो उपग्रह हैं ये 20,000 से 20,200 किलोमीटर के ऊपर छोड़े जाते हैं, जो MEO कक्षा है इसके अंतर्गत। और जो सिग्नल्स में ये हमने देख लिया था कि जो जीपीएस सिग्नल हैं वो पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना समय लेते हैं, तो 0.07 सेकंड, या आप इसे 1/15 सेकंड है वो बोल सकते हैं, इतना समय लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि गगन की फुल फॉर्म आप देख लीजिए, जीपीएस एडेड जियो ऑर्गुमेंटेड नेविगेशन। तो गगन की फुल फॉर्म है क्या है, जीपीएस एडेड जियो ऑर्गुमेंटेड नेविगेशन है, ये गगन की फुल फॉर्म रहेगी। और ये भारतीय जो स्पेस एजेंसी है इसरो, और उसके अलावा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसके द्वारा मिलकर ये नेविगेशन सिस्टम है वो बनाया गया था गगन। और गगन की फुल फॉर्म है, ये भी आप जरूर से ध्यान में रखें, काफी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। उसके बाद हम आगे देखेंगे इसरो। तो इसरो से जो भी फैक्ट हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो भारतीय अंतरिक्ष संगठन है जिसे हम इसरो बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 की हुई थी। और इसका मुख्यालय है वो बेंगलुरु के अंतर्गत है। और इसके जनक कौन थे, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं, वो इसके जनक थे। और इसरो के द्वारा प्रथम जो उपग्रह आर्यभट्ट, इसे कब प्रक्षेपित किया गया था, तो 19 अप्रैल 1975 को रूस की सहायता से हमने प्रथम उपग्रह छोड़ा था जिसका नाम आर्यभट्ट था। और 19 अप्रैल 1975 को रूस की सहायता से हमने छोड़ा था। और वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वी नारायण है, वो वर्तमान इसरो के अध्यक्ष हैं। और ये कौन से क्रम के हैं, तो ये 11वें क्रम के हैं। इसके अलावा MCF सेंटर है वो कहाँ पे है, तो MCF सेंटर है वो आसन कर्नाटक के अंतर्गत है, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। तो MCF क्या है कि भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का मर्म सेंटर है, उसको हम MCF बोलते हैं। वो कहाँ पे है, आसन कर्नाटक के अंतर्गत स्थित है। उसके बाद हम थोड़े बहुत वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इसके अंतर्गत क्या है कि मूल गेट, तो मूल गेट है कौन कौन से हैं, एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, और नोट गेट हो गया। तो ये तीन है, ये बेसिक गेट है। और जो यूनिवर्सल गेट है ये नैंड गेट हो गया और नोर गेट आ गया। तो जो एंड गेट और गेट मिलते हैं तो इससे एंड और नोट मिलते हैं तो नैंड गेट बनता है, और नोट और मिलते हैं तो इसमें नोर गेट बनता है। तो अगर आपने पहले से ये पढ़ रखा है तो ये आप इन्हें देखें, अगर नहीं देखा है तो आप वीडियो को थोड़ा आगे कर लीजिए और हम आगे जो डाटा बता रहे हैं या जो भी फैक्ट बता रहे हैं आप उन्हें देख लीजिए। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है इन्हें तो आप इन्हें छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन मोड, यानी जो हम बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से, तो वो कितने प्रकार के होते हैं। पहला है सिंप्लेक्स मोड। तो सिंप्लेक्स मोड के अंदर क्या होता है कि हम एक साइड ही अपने विचार हैं वो भेज सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, वन वे होता है, माउस हो गया। तो हम इसके द्वारा सिर्फ कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं, हम कंप्यूटर से निर्देश हैं वो वापस से प्राप्त है वो नहीं कर सकते कीबोर्ड के द्वारा। तो सिंप्लेक्स क्या है, वन वे होता है। फिर है हाफ डुप्लेक्स। तो हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, ये टू वे होता है, लेकिन एक समय में हम सिर्फ एक साइड ही संदेश भेज सकते हैं, जैसे वॉकी टॉकी हो गया। हमने फिल्मों में देखा है कि वॉकी टॉकी में जब फौजी वगैरह बात करते हैं तो अपनी बात पूरी करने के बाद वो और बोलते हैं,
ताकि अगले को पता चल जाए कि उनकी बात है वो समाप्त हो गई है। फिर वो अगला अपनी बात बोलता है, फिर वो और बोलता है, और मानी समाप्त है। इस प्रकार से वो बात करते हैं। यानी ये दोनों दोनों टू वे होता है, दोनों तरफ बातचीत होती है, लेकिन एक समय पर सिर्फ एक ही तरफ बात सुनाई देती है। फिर एक होता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या होती है? दोनों तरफ बातचीत होती है लेकिन एक समय पर बातचीत हो सकती है। जैसे रियल टाइम चैटिंग हो गई, तो हम अगले को मैसेज कर सकते हैं और अगला हमें भी बीच में मैसेज कर सकता है। तो ये तीन हैं, वो आप ध्यान रखेंगे कि कम्युनिकेशन मोड है। आपको पूछ लिया जा सकता है कि सिंपलेक्स क्या होता है, तो वन वे होता है, हाफ डुप्लेक्स टू वे होता है जिसमें एक समय पर एक तरफ बातचीत हो सकती है, और फुल डुप्लेक्स क्या है? ये टू वे होता है लेकिन एक समय पर दोनों तरफ है वो बातचीत हो सकती है। फिर उसके बाद हम इंटरनेट सेवाओं से संबंधित हैं जो भी चीजें वो भी देख लीजिए आप। एक है GPRS, तो इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस इसकी फुल फॉर्म रहेगी, और ये 2G और 3G में प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद धीमी सर्विस के लिए हम डायल अप यानी टेलीफोन लाइन का उपयोग है वो करते हैं, धीमी सर्विस। यानी आपको पूछ लिया जाए कि डायल अप कैसी सर्विस है, तो आप ध्यान रखेंगे ये धीमी सर्विस है, और टेलीफोन लाइन है इसमें उसका उपयोग किया जाता है। और सबसे महंगी और फास्ट आपको पूछ ली जाए तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो सबसे महंगा और सबसे फास्ट सर्विस है। उसके बाद है वायरलेस ट्रांसमिशन। इसके अंदर क्या है कि रेडियो वेव और माइक्रोवेव और इंफ्रारेड होगी, इस प्रकार की किरणें या अवरक्त किरणें, ये रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड है, ये काम में ली जाती है। इसमें कोई तार या उसकी जरूरत नहीं होती है। ये वायरलेस है वो ट्रांसमिशन है। ये इंटरनेट सेवाएं हो गई। उसके बाद हम आगे और जो संबंधित हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने देख लिया था इसरो के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को, मुख्यालय बेंगलुरु में है। और इसके अलावा कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो अंतरिक्ष या स्पेस के क्षेत्र में कार्य कर रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सतीश धवन सेंटर हो गया जिसे हम SDSC बोलते हैं, ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में इसका जो स्थान है वो है, मुख्यालय आप बोल सकते हैं। और इसका कार्य क्या है? उपग्रहों का एकीकरण और प्रक्षेपण करना सतीश धवन का कार्य है। फिर है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष सेंटर, ये कहाँ पे है? ये तिरुवनंतपुरम केरल में है, और इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 को हुई थी। और इसरो का उपग्रह केंद्र है वो कहाँ पे है? ये बेंगलुरु के अंतर्गत है। और उपग्रहों का डिजाइन और विकास करने का कार्य है वो इसरो उपग्रह सेंटर का है। इसके बाद है अगली संस्था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसको NSI बोलते हैं। ये एक वाणिज्यिक शाखा है और इसका कार्य है कि उत्पादों एवं सेवाओं को उत्पादन और विपणन करना न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का कार्य है। फिर अगला हमने देखा था MCF, मैंने बताया था कि भारत में समस्त अंतरिक्ष यान है उनका प्रचालन का जो मर्म सेंटर है वो MCF कहलाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है वो आसन कर्नाटक के और भोपाल के अंतर्गत है। और इसका कार्य क्या है कि उपग्रहों को नियंत्रित और निगरानी का कार्य है वो MCF का है। तो MCF का मुख्यालय कहाँ पे है? आसन कर्नाटक के अंतर्गत है वो स्थित है। उसके बाद हमने देखा था कि जो लॉन्च व्हीकल हैं, एक तो PSLV है और एक है GSLV। तो आप PSLV की फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये PSLV है, इसकी फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये तीसरी पीढ़ी का यान है। इसमें ईंधन के 4 चरण होते हैं, जिसमें 2 चरण है वो ठोस हैं और 2 चरण है वो द्रव के होते हैं। और GSLV है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV की फुल फॉर्म है। और ये चौथी पीढ़ी का यान है और इसमें क्रायोजेनिक इंजन का है वो यूज किया जाता है। तो क्रायोजेनिक इंजन है वो क्या है कि एक रॉकेट इंजन है जो बहुत कम तापमान पर जो तरल गैसें होती हैं उनको ईंधन के रूप में, ईंधन और ऑक्सीडाइजर के रूप में काम करता है। जो क्रायोजेनिक इंजन है वो, इसमें क्या है कि जो तरल हाइड्रोजन है, तरल हाइड्रोजन, तो इसमें एक तो तरल हाइड्रोजन होती है जो -253 डिग्री सेल्सियस पर इसको इसके बाद तरल हाइड्रोजन, और एक होती है तरल ऑक्सीजन जिसको -183 डिग्री सेल्सियस पर रखकर ईंधन के रूप में इनका यूज किया जाता है। तो क्रायोजेनिक इंजन के अंतर्गत तरल हाइड्रोजन जो -273 डिग्री सेल्सियस पर, और जो तरल ऑक्सीजन है उसको -183 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है वो द्रवीभूत करके रखा जाता है। उसके बाद है अगला LVM-3 M4, जिसको हम बाहुबली रॉकेट भी बोलते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो चंद्रयान 3 वाला मिशन है हमने वो इससे लॉन्च किया था 23 जुलाई को LVM-3 M4 से। और इसमें क्या है कि क्रायोजेनिक चरण का जो इंजन है वो C25 है, वो हमने काम में लिया था C25। उसके बाद हम इसरो के जो नवीनतम मिशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 100वां मिशन था वो कौन सा था? तो वो नेविगेशन सिस्टम पर आधारित था, NVS-02। इसको हमने किससे लॉन्च किया था? तो इसको हमने GSAT-F15 से लॉन्च किया था। GSLV F15
GSLV 15 से हमने इसे लॉन्च किया था और ये नाविक जो हमने देखा था नेविगेशन उसका भाग है और इसके अंदर के 7 उपग्रह हैं जिनको 7 में से 3 को तो भूस्थिर कक्षा में छोड़ा जाएगा और 4 को भूतलकालिक कक्षा है उसके अंतर्गत है वो छोड़ा जाएगा। तो ये जो भूस्थिर कक्षा है ये कहाँ है, तो इसमें जो उपग्रह छोड़े जाते हैं भूस्थिर उपग्रह कहाँ पे छोड़े जाते हैं, तो ये भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो भूस्थिर उपग्रह हैं उनको 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है वो छोड़ा जाता है और ये भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित होती है। ये जो भूस्थिर कक्षा है ये कहाँ पे स्थित होती है, भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित होती है। और जो ये उपग्रह हैं इनका आवर्तकाल भी आप ध्यान रखेंगे, जो भूस्थिर कक्षा में छोड़े जाते हैं उनका आवर्तकाल कितना होता है, तो 24 घंटे इनका आवर्तकाल होता है। उसके बाद अगला मिशन था स्पेसडेक्स एक्स मिशन। तो ये PSLV C60 से लॉन्च किया गया और इसमें क्या है कि 2 उपग्रह थे, SDX-1 चेजर और SDX-2। एक तो चेजर था और एक टारगेट था। इसमें जो सफल डॉकिंग की थी हमने 16 जनवरी को की थी और भारत है वो चौथा देश बना था USA, रूस, चीन के बाद में। उसके बाद भारत के जो चंद्रयान मिशन है वो चंद्रयान 3 जो लैंडिंग स्थल है उसको हमने शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया जा और भारत है वो दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला पहला देश बना था। तो इसमें रोवर प्रज्ञान था और लैंडर है वो विक्रम था और भारत है वो कब पहुंचा था, तो 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था, जिसे हमने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है वो घोषित किया है। और फिर उसके बाद अगला मिशन हमारा चंद्रयान 5 होगा, वो भारत और जापान यानी जाक्सा इसरो जाक्सा का संयुक्त मिशन होगा और इसमें 250 kg का रोवर है वो हम भेजेंगे। उसके बाद गगनयान मिशन हमने देखा था कि पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा जो 2026 में दिसंबर 2024 में हम पहले एक रोबोट को भेजेंगे। उसके बाद में हम तीन लोग हैं उनको 3 दिन तक 400 किलोमीटर ऊंचाई के ऊपर हम भेजेंगे, जिसके ग्रुप लीडर कौन होंगे, तो शुभांशु शुक्ला हैं वो लीडर या कमांड होंगे, जो वायुसेना में पायलट हैं। आदित्य L1, तो आदित्य L1 जो हमने देखा था C57 से भेजा गया था इसे और भारत की पहली सौर वेधशाला है ये स्थापित की कहाँ पे की है, तो L1 बिंदु जो लांगराज पॉइंट है वहाँ पे इसको स्थापित किया है हमने। और सौर ज्वाला करनेल की पहली तस्वीर है वो आदित्य L1 ने कैप्चर की थी। उसके बाद में जो निसार मिशन है इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है और 30 जुलाई 2025 को हमने इसे लॉन्च किया था GSLV F16 से। और इसका उद्देश्य क्या है कि पृथ्वी की सतह से निगरानी, आपदा और भूमि का उपयोग है उसका किस प्रकार से यूज किया जाए, इसका ये उद्देश्य है। और इसमें 2 बैंड थे, तो L बैंड है वो नासा का है और S बैंड है वो इसरो का है। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि निसार मिशन के अंदर 2 बैंड है, L बैंड नासा का और S बैंड है वो इसरो का है। उसके बाद EOS-09 जो हमारा 101वां मिशन था इसरो का, S पद रहा था, जिसका EOS क्या है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था और PSLV C61 से इसे भेजा था और ये S पद रहा था। तकनीकी खराबी के कारण S पद हो गया था ये 3rd स्टेज के अंतर्गत। उसके बाद हम जो रक्षा टेक उससे संबंधित हैं वो भी हम देख लेते हैं, रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तो INS सूरत है वो क्या है, ये विध्वंसक जहाज है। मैं सिर्फ आपको एक रिवीजन करा रहा हूँ, तो अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आप इस वीडियो के द्वारा अपना फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाटा छूटा हुआ है पहले से करंट से संबंधित तो वो आप अपने नोट्सों में ऐड कर सकते हैं। तो युद्धपोत और ये जहाज है, तो INS सूरत है ये विध्वंसक जहाज है। IS नीलगिरी है जो फ्रिगेट यानी ये छोटी जहाज है, जंगी जहाज है ये, और प्रोजेक्ट 17 के तहत इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया है। फिर उसके बाद है INS उत्कर्ष, ये क्या है, ये एक बहुउद्देशीय शिप है जिसका निर्माण है वो L&T कंपनी के द्वारा किया गया था। इसके बाद है INS तपस्या जो एक छोटा जहाज है और भीम की गदा है, इसके नाम पर इसका नामकरण किया गया है INS तपस्या। उसके बाद है INS तमाल, ये क्या है कि ये स्टील्थ मल्टी रोल वॉरशिप है जिसे हमने रूस से लिया है। उसके बाद है INS अर्नाला, तो ये पनडुब्बी रोधी जहाज है उथले पानी का अर्नाला, तो और ये महाराष्ट्र के किले के नाम पर इसका नाम हमने रखा है अर्नाला, INS अर्नाला। तो आप ध्यान रखेंगे ये पनडुब्बी रोधी जहाज है। फिर उसके बाद अगला है INS कौंडिन्य, तो ये पालवाल जहाज है और ये अजंता गुफा चित्र पर आधारित है INS कौंडिन्य। उसके बाद पनडुब्बी की बात करें तो जो प्रोजेक्ट 75 है हमारा, उसके अंतर्गत हमारी जो छठी पनडुब्बी है वो है INS वागीर, INS वागशीर है ये, शायद वागीर नहीं है, और ये डीजल पर आधारित पनडुब्बी है। उसके बाद हम अपने निगरानी सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर पहला है संजय, तो संजय हमारा क्या है, ये युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली पर आधारित सर्विलांस हमारा सिस्टम है संजय। उसके बाद है सोनोबॉय, तो सोनोबॉय क्या है, ये जलमग्न सोनार डिवाइस है और इसका निर्माण है हमने रूस की सहायता से किया है।
उसके बाद अगला है धुरीय भवन सागर भवन। तो ये गोवा में भारत का एक अनुसंधान केंद्र है, धुरीय भवन या सागर भवन इसको बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, वो हमने देखा था कि जो हमारा अभी जो पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, वॉर तो नहीं बोल सकते, जो हमारी हुई थी सिंदूर ऑपरेशन किया था, उसमें हमने देखा था कि पाकिस्तान हमारी तरफ बहुत बहुत सारे ड्रोन भेजे थे। तो उससे संबंधित हमने जो तकनीक अपनाई है एंटी ड्रोन वाली, वो है पहली है बारक्वास्त्र। इसमें ये क्या है कि एंटी ड्रोन सिस्टम है और ये मल्टी लेयर के रूप में काम कर रहा है। और मल्टी लेयर का मतलब है कि ये बहुपरत माइक्रो मिसाइल एंटी ड्रोन काउंटर सिस्टम है ये, और ये भारत की स्वदेशी है, ये भारत ने खुद विकसित की है बारक्वास्त्र को। और ये क्या है कि ड्रोन झुंडों की एक साथ पहचान करके उन्हें मार सकता है, कौन? बारक्वास्त्र। और इसमें जो निजी कंपनी है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, इसने इसका निर्माण किया है। उसके बाद अगला है रुद्राक्ष ड्रोन। ये क्या है कि ये हाइब्रिड ड्रोन है, वर्टिकल लैंडिंग में ये सक्षम है, रुद्राक्ष ड्रोन। उसके बाद हमारे मिसाइल सिस्टम की बात करें तो नाग एम के है, वो क्या है कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसका हमने राजस्थान के पोखरण में परीक्षण किया था। और हमने एक जो हमारा विमान है तेजस, उससे हमने अस्त्र मिसाइल का भी परीक्षण किया था। बियॉन्ड विजुअल रेंज है, यानी जो जहाँ तक हम देख सकते हैं उससे परे भी जाकर ये मार कर सकता है। तो हमने तेजस से एक अस्त्र मिसाइल का परीक्षण है वो किया था। उसके बाद है वसारोद। तो वसारोद है, ये आरएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो वसारोद क्या है कि ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जो इंडियन आयरन डोम की डोम मान सकते हैं आप इसको। फिर है आकाश तीर प्रणाली। तो आकाश तीर प्रणाली क्या है कि ऑटोमेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, ये भी मल्टी लेयर डिफेंस है वो। यानी ये सभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है, भारत के जो सिस्टम प्रणाली है वो है। तो ये सभी क्या है, ये भारत के डिफेंस सिस्टम में जो भारत ने प्रगति की है, ये उससे संबंधित जो हमारी एंटी गाइडेड मिसाइल है वो है। उसके बाद अगला है आयरन गोल्डन डोम या स्टील डोम। तो ये क्या है, ये अमेरिका और तुर्की की नई रक्षा प्रणाली है। इसके अंदर क्या है कि हवा के अंतर्गत ही इस प्रकार से डिफेंस सिस्टम बना दिया जाता है, जो बाहर से आने वाली मिसाइलों को हवा के अंतर्गत ही नस्तिनाबूद कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें अन्य और क्या क्या हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। जो स्क्रैमजेट इंजन है, ये क्या है कि हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए ये परीक्षण किया गया हाल ही में। फिर इसके बाद है गौरव। तो गौरव क्या है, ये गौरव है, ये ग्लाइडेड बम है, 1000 किलो इसका वजन है। उसके बाद भारत है वो 2030 तक खुद का क्या बनाएगा, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है वो बनाएगा 2030 तक। और हम जो रक्षा निर्यात है वो इन देशों से करते हैं, ये आप छोड़ भी सकते हैं। तो इसके अलावा बाद में हम देखें कि जो नासा और इसरो है, हमने एक निसार मिशन लॉन्च किया था जिसमें नासा और इसरो ने भाग लिया था। और इसका परीक्षण 30 जुलाई 2025 को किया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है हमारा हरिकोटा के अंदर, श्री हरिकोटा के, वहाँ से किया था। और किस यान से किया था, तो GSLV-F-16 से हमने इसको लॉन्च किया था। और ये सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, जिसको ध्रुवीय कक्षा या लियो बोलते हैं, वहाँ पे इसको छोड़ा जाएगा। और इसका वजन कितना है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसका वजन है वो 2392 किलोग्राम इसका वजन रहेगा। इसके अंदर के दो मैंने बैंड बताए थे, रडार बैंड है। जो एल बैंड है वो नासा का है और एस बैंड है वो इसरो का है। और इसके बाद आर्टिमिस मिशन है, ये चंद्रमा से स्थित है और चंद्रमा से संबंधित है आर्टिमिस मिशन। और भारत है वो इसको 27वां सदस्य बना था आर्टिमिस मिशन का 2023 के अंतर्गत। और मेगाट्रॉपिक्स हमने देखा था कि ये भारत और फ्रांस का संयुक्त मिशन है। और इसका उद्देश्य क्या है, जल चक्र और ऊर्जा विनियमन का अध्ययन करना मेगाट्रॉपिक्स का मूल उद्देश्य है। और ये भारत और फ्रांस का मुख्य मिशन है। गगनयान का हमने देखा था कि 3 सदस्यों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा 3 दिन के समय के लिए। और पहले हम एक रोबोट को भेजेंगे, एस्ट्रोनॉट प्रोटोटाइप, जिसका नाम क्या है, व्योममित्र। एक्सियम 4 मिशन जो हाल ही में चर्चा में रहा था, तो वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो ये क्या है कि इसमें नासा, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और अन्य निजी एजेंसियां वो इसमें भाग ले रही थी। और भारत की तरफ से ग्रुप कैप्टन बनाए गए थे, वो कौन थे, सुभाष शुक्ला जो लखनऊ से संबंधित थे। और अन्य देशों में अमेरिका के कौन थे, तो पेगी विल्सन जो इस ग्रुप को पूरे जो मिशन है इसको लीड कर रहे थे, तो पेगी विल्सन अमेरिका के। और हंगरी के कौन थे, तो टिबोर काबू हंगरी के थे। और पोलैंड के कौन थे, तो वो सुवोज उजवान है, वो पोलैंड से थे। तो 4 यात्री कुल एक्सियम 4 मिशन में गए थे, तो इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। और 25 जून 2025 को कैनेडी स्पेस सेंटर से फॉल्कन 9 रॉकेट से इन्हें भेजा गया था। और ये वापस कब लौटे थे, तो 15 जुलाई 2025 को ये वापस आए, प्रशांत महासागर के पास कैलिफोर्निया तट है वहाँ पे लैंड किए थे।
उसके बाद हमने देखा था कि इसरो है वो एक एनालॉग मिशन प्रैक्टिस कर रहा था, कहाँ पे, लद्दाख के अंतर्गत। इसमें क्या है कि जब हम अंतरिक्ष में जाएं तो किस प्रकार की परेशानियां आती हैं वो हम धरती पर महसूस कर रहे थे। तो कहाँ पे कर रहे थे, लद्दाख के अंतर्गत। लंबी अवधि की मानव उड़ान अंतरिक्ष की चुनौतियों का अध्ययन करना इसका मूल उद्देश्य था। अब हम जो प्रमुख अंतरिक्ष यात्री रहे वो भी देख लेते हैं। तो भारतीय मूल की प्रथम महिला आपको पूछे तो कल्पना चावला करना है। और ये किस यान से अंतरिक्ष में गई थी, ये कोलंबिया यान है अमेरिका का, उससे स्पेस में गई थी। और जब विषय की बात है तो विषय की पहली महिला कौन थी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, वेलेंटाइना तेरेस्कोवा थी, जो रूस के वोस्टॉक 6 यान से अंतरिक्ष में गई थी। और प्रथम अंतरिक्ष यात्री की बात है तो वो कौन थे, यूरी गागरिन थे। और ये किस यान से गए थे, तो रूस के वोस्टॉक 1 यान से ये स्पेस में गए थे। और पहली जो हमने जीवित कुतिया भेजी थी उसका नाम क्या था, लाइका था। ये रूस ने भेजा था। और किस यान से भेजा था, तो स्पुतनिक 2 से जो जीवित कुतिया लाइका है इसको अंतरिक्ष में भेजा गया था। उसके बाद हम बात करें चंद्रयान 3 की, जो 2023 में उन्होंने लॉन्च किया था। तो हम इसे किस यान से प्रक्षेपित किया था, तो एलवीएम 3 M4 से लॉन्च किया था। और लैंडिंग स्थल है उसको हमने नाम दिया था शिव शक्ति। और 23 अगस्त को ये लैंड किया था चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर। और हम 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस से हमने घोषित किया था। उसके बाद चंद्रयान 5 है, ये 2028 के अंतर्गत प्रस्तावित है। जापान के सहयोग से भारत रोवर भेजेगा और लैंडर है वो जापान करेगा। मंगलयान हमने देखा था, जो 5 नवंबर 2013 को हमने प्रक्षेपित किया था, तो PSLV-C-25 से। और ये 24 सितंबर 2014 को अपने जो गंतव्य स्थान है वहाँ पे पहुंचा था। और भारत पहले ही प्रयास में मंगलयान पर पहुंच गया था। ऐसा करने वाला पहला देश है वो भारत बना था। अब जो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने मूल गेट आपको बता रहा था, ये भी आप उनसे संबंधित जो संक्रियाएं हैं वो भी आप ध्यान रखेंगे। तो मूल गेट है ये कौन कौन से हैं, एंड, और नोट। ये आप तो जरूर से ध्यान रखेंगे। अगर आप पहले से पढ़े हुए तो ठीक है, नहीं पढ़ाए तो भी आप ध्यान रखेंगे कि मूल गेट कौन कौन से हैं। तो एंड, और नोट है, ये तीनों मूल गेट हैं। और संक्रिया क्या होती है इसमें एंड गेट में और होती गुणा होता है, और गेट के अंतर्गत प्लस होता है, और नोट है इसमें विपरीत होता है। संक्रिया के रूप में हम सिर्फ 0 और 1 को भेजते हैं। और विपरीत का मतलब क्या है, अगर हम 0 भेजेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 भेजेंगे तो आगे 0 हो जाएगा। और यूनिवर्सल गेट हैं, ये 2 गेटों से मिलकर बनते हैं। तो जो नैंड गेट है ये किन किन से बना है, तो ये एंड और नोट गेट जब मिलाते हैं तो नैंड गेट बनता है। उसके बाद नोर गेट किन से बनता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, और नोट गेट जब मिलते हैं तो नोर गेट बनता है। ये हमने देख लिया था कि डाटा ट्रांसमिशन की जो तकनीक कौन सी है। सिंपलेक्स 1 वे कम्युनिकेशन होता है, कीबोर्ड माउस हो गए। हाफ डुप्लेक्स यानी 2 वे होता है, एक समय पर एक साइड ही हो सकता है इसमें कम्युनिकेशन। और फुल डुप्लेक्स क्या होता है कि दोनों साइड हो सकता है और एक ही समय पर कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फुल फॉर्म है वो भी आपको बता देता हूँ। पहली है FTP। तो FTP का मतलब क्या है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। FTP का मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके द्वारा क्या है, हम फाइल को भेज सकते हैं। फिर अगली है SMTP। तो इसका क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इसके द्वारा हम मेल है वो भेज सकते हैं। फिर अगली है POP3। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसमें डाउनलोड और डिलीट का सिस्टम वो है होता है। फिर है IMAP। इसके द्वारा क्या है कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसमें डाउनलोड और डाटा को स्टोर किया जा सकता है। फिर लास्ट है TCP। तो इसके अंदर क्या है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, जिसके द्वारा क्या है कि बाय स्ट्रीम में वो किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो हमारा वीडियो के अंतर्गत जो साइंस टेक वाला पोर्शन था वो हमने कुछ हद तक कवर करने की कोशिश की है। मैंने आपको सिर्फ रिवीजन करवाया है। अगर आपको पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो इस वीडियो को आप 2 बार देखेंगे तो कुछ हद तक आपका ये पोर्शन है वो तैयार हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट हम किस टॉपिक पर वीडियो लेकर आए ये भी आप हमें जरूर बताएं। तो धन्यवाद सभी दोस्तों का।